नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आपके सामने है लाइव। और आज बात करने वाले हैं कि आप अगर आउट ऑफ इंडिया पढ़ना चाहते हैं, स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी जगह है, या क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं जहां पर आपको पढ़ने के लिए पैसे ना देना पड़े। और इनफैक्ट वैसे आपको बता दूं, रियलिटी में ऐसे देश एग्जिस्ट करते हैं जहां पर पढ़ाई की, शिक्षा की कोई फीस नहीं ली जाती है और वहां एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। और तो और आपको यह भी बता दूं, ये जो देश हैं, ये ऐसे देश हैं जहां पर अगर आप उस देश के नागरिक हैं तब तो फ्री में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो भी फ्री में पढ़ सकते हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से देश हो सकते हैं जहां पर आप ये फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं, और जबकि ये देश काफी अच्छे भी हैं। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो पूरी दुनिया से लोग इनकी तरफ आएंगे, और पूरी दुनिया से जब आएंगे तो इन्होंने कुछ चेक्स रखे हैं ताकि हर जगह के सबसे बढ़िया बच्चे उठा सकें। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं और यहाँ पर जाना कितना आसान है, कितना कठिन है, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। चलिए लेट्स सी। एक रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, एक क्या मल्टीपल रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हेडिंग टू स्टडी अब्रॉड, 35% इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन यूएसए। India's study abroad ecosystem loan application sees 4x 4 गुना jump and number of international student 2 goes up। बहुत तेजी से भारत के बच्चे दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई का ऑप्शंस ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जरा ध्यान से देखिए कि इंडियन स्टूडेंट्स क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों माइग्रेट करना चाह रहे हैं। इसके दो मुख्य कारण है। सबसे पहला, ह्यूज कंपटीशन फॉर गुड कॉलेजेस जैसे आईआईटीज और एनआईटीज में हर साल सिर्फ 50 से 60 हजार बच्चे, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, 50 से 60 हजार सीटें होती हैं इन कॉलेजेस में। और अगर प्राइवेट वगैरह को सबको भी मिला दिया जाए तो आप 1 लाख मैक्सिमम मान लीजिए जहां पर अच्छा बच्चा या बच्चा खुशी से जाता है। इन 1 लाख के बाद आईआईटी में इस साल जो एप्लीकेशंस थे, आईआईटी की सिर्फ बात कर रहा हूं, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह सबको मिला दे तो बहुत अलग है। सिर्फ आईआईटी के एप्लीकेशन एग्जामिनेशन में 14 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे, 14 लाख से ज्यादा। 1 लाख को अगर अच्छी सीट मिली होगी तो बचा हुआ 13 लाख बच्चा क्या करेगा? ये 13 लाख बच्चा कहां जाएगा? जाहिर सी बात है, ये 13 लाख बच्चे किसी छोटे प्राइवेट कॉलेज या छोटे गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, या सेमी गवर्नमेंट, सेमी प्राइवेट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट में जाते हैं। पर ये बच्चा भी कुछ ना कुछ अच्छा खोज रहा है अपने लाइफ में। जिनके पास पैसे होते हैं वो या तो बहुत बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं जहां पैसे ज्यादा लगते हैं, या फिर यही वो बच्चे हैं जो आउट ऑफ इंडिया जाने का सोचते हैं क्योंकि इनके पास पैसे हैं या अफोर्ड कर सकते हैं। नाउ आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए अभी ऐसे हालात और मतलब माहौल हो गया है कि ऐसे बच्चे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, ठीक ठाक एवरेज लेवल का पैसा है, वो बच्चे भी आउट ऑफ इंडिया जाने का सोच रहे हैं क्योंकि ये मुमकिन होता दिख रहा है। हालांकि ये मुमकिन पहले से भी था, लेकिन पहले लोगों के पास नॉलेज बहुत कम था। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं कि वो कैसे हालात है। तो ध्यान से देखिए। और दूसरा, बाहर के देशों में अच्छी बातें जो हैं वो ये हैं कि भैया डाइवर्स कोर्स ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, क्योंकि वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना रिजिड नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहा है, पर अभी भी बहुत वक्त लगेगा। आउट ऑफ इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे एजुकेशन सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है। भले आपने पीसीएम लिया हो, लेकिन अगर आगे चलकर आपको बायोलॉजी पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ा सकते हैं। हो सकता है शायद आपको पूरा का पूरा मेडिसिन कोर्स में ना भेजें, पर मोस्टली जगह पे ऐसी चीजें अलाउ की जाती हैं। तो बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पे कोर्सेज बहुत होते हैं, डाइवर्सिटी बहुत है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डाइवर्स कोर्सेज करने के बाद आप ज्यादा एम्प्लॉयबल होते हैं क्योंकि आपने अपने दिली इच्छा वाली चीज पढ़ी है, आपने अपना चाहत की कोर्स ली है, तो आप ज्यादा पैशनेटली उसमें पढ़ पाएंगे, उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे, एंड देन वो एक्चुअल में क्वालिटी एजुकेशन मानी जाती है। इससे ओवरऑल आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, आप ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं और आपकी मतलब कंपनीज आपको हायर करने के चांसेस बढ़ जाती है वहां पे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फ्रॉम लर्निंग अ लैंग्वेज टू लिविंग अ लैंग्वेज, ये बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब एक्चुअली में इंसान एक्सपीरियंस भी तो लेता है ना यार। जैसे आप सुनते हैं कि भैया जापान का लैंग्वेज ऐसा होता है, और जापान के एनीम सीरीज देखते हैं, आप यूएसए की बातें सुनते हैं, कनाडा का लाइफस्टाइल मूवीज में देखते हैं, पर अगर वहां पे जाकर इन सबको जीने का मौका मिले तो कितना वाव सा फील आएगा ना। तो वैसा ही वाव सा फील आता है, और ये फील लेने के लिए भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं अब्रॉड इंडिया, मतलब आउट ऑफ इंडिया। और अर्न व्हाइल यू लर्न, ये सिस्टम मोस्ट ऑफ द, इनफैक्ट ये तो हमारे कंट्री में भी है, बस हमारे यहाँ इसको नाम नहीं दिया गया, पर हमारे यहाँ भी जिन बच्चों को जरूरत होती है वो
पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ कमाते हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन चीज है होम ट्यूशन पढ़ाना, है ना, क्योंकि जनरली बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो वो सोचता है अगर पॉकेट मनी नहीं मिल रही है तो चलो होम ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। वहां पे होम ट्यूशन नहीं होता है, बट वहां काम करना पड़ता है। जैसे आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में काम कर लीजिए, कहीं किसी और जगह ऐसे बुक स्टोर पे काम कर लीजिए, उन जगहों पर आप काम कर कर कुछ पैसा कमा सकते हैं। नाउ जॉब प्रोस्पेक्ट्स और हायर सैलरी अच्छी होती है। अब किन जगहों पर आप जा सकते हैं, तो देखिए जो अच्छे कंट्रीज हैं जहां पर बच्चे एक्चुअली जाते हैं उनमें आता है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, यूके, इटली, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड एंड नीदरलैंड्स। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बच्चे जाना प्रेफर करते हैं। पर इनमें से हर कंट्री या सारी कंट्री जाने लायक है या जाना सही है कि नहीं, ये थोड़ा सा रिसर्च का मुद्दा है। क्यों? अब जैसे यूके, इंग्लैंड सालों से, आज से नहीं मतलब आजादी के पहले से भी भारतीय इंग्लैंड जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको पता होगा हमारे देश के बहुत सारे नेता अभिनेता इंग्लैंड जाकर वहां से पढ़ाई किए हैं, वहां से डिग्री लिए हैं, ये बताते भी हैं। अब लेकिन अभी के हालात में यूके, इंग्लैंड जो है उसकी क्या स्थिति है, तो एक न्यूज रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हाउ द रिसेशन इन द यूके हैज इंपैक्टेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली में यूनाइटेड किंगडम्स जो इंग्लैंड है वो एक रिसेशन से गुजर रहा है और वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो जब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो कोई भी इंसान कभी किसी देश में जाता है, किसी देश से पलायन करता है, तो वो ज्यादा बेहतरीन के लिए ये पलायन करता है। अगर मान लीजिए आप जिस देश में जा रहे हैं वो देश ही भूखमरी के कगार पे है, उस देश में पैसे नहीं है या लोग परेशान हैं, नौकरियां नहीं है, तो क्या आप कभी भी ऐसे देश जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। तो यूके सालों से लोगों का चॉइस रहा है, पर अभी करंट परिस्थिति में वहां की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इसीलिए अब ये कंट्रीज तो सारे अच्छे हैं लेकिन इस कंट्री को काट दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अभी ऑस्ट्रेलिया लोगों के लिए बहुत फेमस मतलब स्पॉट है, पहले भी रहा है, लेकिन अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे हेट क्राइम्स, बहुत सारे क्या कहते हैं वो कहते हैं ना रंग के आधार पर क्राइम, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स में वो सब डिफरेंसेस, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया लोग नहीं जाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि भाई कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा अनसेफ जगह जाए या फिर जिस देश में जाए वहां पे लोग उसको मारे, टॉर्चर करें, परेशान करें, गालियां दें, टॉन्ट मारें। तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया भी लोगों का पसंद नहीं बन रहा है। अब इसी तरीके से आप यूएसए देखिए, यूएसए बहुत ही फेमस कंट्री है और अभी भी लोग जाते हैं, बहुत चहेता है, बहुत नौकरियां हैं। लेकिन यूएसए में एक रीसेंट जो बदलाव आया कुछ साल पहले, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे अपने पावर में, तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे इन द वीजा रूल्स और अब लोगों को यूएसए का वीजा लेने में मतलब कहते हैं ना टेढ़ी खीर हो गई है, ना को चने चबवा देते हैं। तो भैया यूएसए जाना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। तो जाने की इच्छा हो, कॉलेज बुलाए, फिर भी लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां पर वीजा रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। लोगों को वीजा देने की मतलब ऐसा लगता है कि चाहत है कि लोगों को वीजा ना मिले। तो अब बहुत अच्छा होने के बावजूद यूएसए कट गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, फेवरेट हैं लोगों के, उन जगहों पर अभी क्या सिनेरियो चल रहा है ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, रिसर्च के बाद अगर आप जाएं तो ऑब्वियसली जा सकते हैं। अब ये तो मैंने कुछ कुछ अपने नॉलेज से बता दिया। अब आज का मसला ये नहीं है कि आपको इनमें से कहाँ कहाँ जाना चाहिए या फिर कहाँ की कौन सी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है। आज का मसला है कि इनमें सब में से सबसे सस्ता कहाँ है और सबसे ज्यादा अच्छा जाना कहाँ है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो वेयर शुड यू गो, अब जाना कहाँ चाहिए। तो एक कंट्री के बारे में मैं बताता हूं, वो है जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा कंट्री है पूरे विश्व में, अब इकलौता ऐसा है कि नहीं ये नहीं कहूंगा क्योंकि इतनी जानकारी पूरे विश्व की नहीं है मुझे, लेकिन जर्मनी के बारे में जानकारी है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। अब एजुकेशन कैसे फ्री है, क्या है उसके आगे पीछे की जानकारी, चलिए पूरी बात बताता हूं। तो जर्मनी पहला तो देख लीजिए, ये है भारत। भारत से ज्यादा दूर नहीं है। नाउ व्हेन आई से ज्यादा दूर नहीं है मतलब आई मीन टू से कि जब आप फ्लाइट लेते हैं, दिल्ली से फ्लाइट होती है जर्मनी की, तो जो दिल्ली से आप फ्लाइट लेंगे वो बहुत ज्यादा लंबे वक्त का नहीं होगा, ये बताना चाह रहा हूं। तो इंडिया से जर्मनी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं लगती, मतलब पढ़ने के पैसे नहीं लगते हैं। ये सरकारी वहां का रूल है। वहां की जो भी सरकारी कॉलेजेस हैं, जैसे इंडिया में भी सरकारी कॉलेजेस हैं, IITs एंड IITs, IIT एंड IITs में भी पढ़ने का बहुत पैसा लगता है। इनफैक्ट इंडियन से तो 10 लाख रुपए लेते हैं, आउट ऑफ इंडिया वालों से और ज्यादा लेते हैं, करीबन 25 लाख या 40 लाख के आसपास कुछ लेते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया वालों से तो और महंगा लेते हैं। पर वहां पे जर्मन्स हो चाहे आउट ऑफ जर्मन्स हो, ट्यूशन फीस किसी से नहीं ली जाती है।
One of the biggest advantage of studying in Germany is that there aren't tuition fees to pay for most of the universities, public university. ये ध्यान रखिएगा, ये गलतफहमी मत लीजिएगा कि जर्मनी में किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में नहीं लगता, प्राइवेट में वो फीस लेते हैं और वो फीस अमूमन तौर पर ज्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता होता है बच्चा आएगा वो ये सोच कर आएगा जर्मनी तो सस्ता है, बहुत आराम से हो जाएगा, ऐसा वैसा। पर ये जरूर चेक कीजिएगा अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो फीस कितनी ले रहा है, कब कब किस किस टाइम पे क्या पैसा मांगेगा, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में वहां पे पैसे नहीं लगते। ठीक है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन का एक फीस लगता है जो कि साल में एक बार लगता है, वो 150 से 350 यूरो के बीच में है। मतलब अगर उसको देखा जाए तो करीबन 13,000 से 31,000 के बीच में साल में एक बार। वो बहुत ज्यादा नहीं है, चलो उतना तो अफोर्ड कर ही सकता है इंसान, कोई भी बाहर जा रहा है। अब ये है पहला सत्य, ठीक है, जो मैंने आपको दिखा दिया, जो आपको मोस्टली आमतौर पर हर इंसान, हर लोग बोलते हुए दिखेंगे कि भैया हाँ जर्मनी जाना चाहिए। पर ये पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य नहीं है मतलब देखो ये पार्ट तो सही है कि हाँ भैया यहाँ पैसे नहीं लगते, फ्री में पढ़ सकते हो, पर क्या पढ़ने के लिए सिर्फ फ्री में पढ़ाई ही हो सकती है? उसके साथ भी 10 खर्चे और लगते हैं। जैसे जब आप वहां जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं रहेंगे, चाहे कॉलेज में रहें, यूनिवर्सिटी में रहें, बाहर रहें, जैसे भी रहें, जनरली लोग बाहर रहते हैं, तो वहां पर रेंट लगता है। तो 300 यूरो के आसपास बच्चे का हर महीने का रेंट होता है। स्टूडेंट हॉल्स और रूम्स इन अ शेयर्ड फ्लैट, और वो भी इंडिविजुअल नहीं, आपको 4, 5, 7, 8, 10 लोगों के साथ रहना पड़ेगा, शेयर्ड फ्लैट्स होंगे। तो वहां पर 300 यूरो के आसपास का आप खर्चा मान सकते हैं। वैसे आपको बता दूं यूरो और इंडियन रुपीज में जो कन्वर्जन है वो करीबन 100 रुपए के आसपास आप मान सकते हैं। हालांकि 100 रुपए से थोड़ा कभी कम थोड़ा कभी ज्यादा, बट अभी थोड़ा कोई कम मतलब करीबन 90 रुपए के आसपास है। तो मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप लोग इसको 100 रुपए मान के चलिए, तो 300 इंटू 100 करेंगे तो 30,000, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो मैंने यहाँ पे लिख रखी है कैलकुलेट करके, 27,000 रुपए के आसपास का पर महीने का रेंट है। ठीक है। अभी अगर आपको और अच्छा प्रीमियम रहना है, शेयर्ड फ्लैट में नहीं रहना है, तब तो आप ये 700 तक भी जा सकते हैं। वन बेडरूम का फ्लैट लेते हैं तो 700 रुपए तक भी जा सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ इस पे ध्यान नहीं होना चाहिए, ये तो फ्री में पढ़ा दिया जाएगा, बट सिर्फ पढ़ोगे थोड़ी, रहोगे क्लास में थोड़ी, रहने के लिए तो रूम चाहिए, रूम का रेंट महंगा है, पहली चीज। अभी आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटीज का मतलब अब भैया तुम इंटरनेट लोगे, यूज करना ही करना पड़ेगा, मोबाइल रखोगे, घर वालों से कैसे बात करोगे, टीवी देख रहे हो तो टीवी का कुछ खर्चा होगा, अब नया टीवी खरीदोगे, नया इंटरनेट मतलब नया वो सब लोगे, वैसा तो है नहीं। और जरूरी नहीं कि वहां पे हॉटस्टार, डिज्नी प्राइम और अमेजॉन और नेटफ्लिक्स चलता हो। नेटफ्लिक्स तो चलो फिर भी चल जाए, पूरे वर्ल्ड में चलता है, पर कितने में चलेगा ये नहीं पता, और दूसरा बाकी चीजें चलती हैं कि नहीं। तो ये जो यूटिलिटीज है वहां पे लगता है, और यूटिलिटीज का खर्चा देखो 220 यूरो, मतलब करीबन 22,000 रुपए के आसपास, एग्जैक्ट लिया जाए तो 19,700, मतलब 20,000 रुपए। तो यार सोचो 30,000 रुपीज का किराया लगा और करीबन 20,000 रुपए का आपको खर्चा, जो जनरल खर्चा जो आपको करना पड़ेगा, मतलब बिजली, पानी, ये सब वगैरह, तो आपके 50,000 रुपए महीने के लग रहे हैं सिर्फ इस चीज में कि आप वहां पर रह सको। रहने का है, अभी तो खाना इसमें जोड़ा भी नहीं है। अभी ध्यान से और आगे जाते हैं। अब ट्रैवल का मतलब बेसिकली भाई हो सकता है तुम कॉलेज के आसपास रूम ले लो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले तो कॉलेज के आसपास रूम थोड़े महंगे मिलते हैं, चलो मैं मानता हूं सस्ते मिल गए और आसपास ले लिए। पर अब तुम पूरे साल 4 साल की डिग्री कर रहे हो, तो 4 साल रूम में ही थोड़ी रहोगे, कभी कहीं घूमने जाना है, थोड़ा दोस्तों के साथ आउटिंग करना है, थोड़ा जर्मनी को एक्सप्लोर करना है, तो कुछ तो खर्चा लगेगा। वो कुछ तो खर्चा हालांकि बहुत सारे जगहों पे जीरो है, मतलब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बस वगैरह से ट्रैवल करते हो, पर कई जगह बसेस नहीं चलती हैं। अब जो मोस्ट कॉमन रूट है वहां बस नहीं चल रही है, तो क्या करोगे, फिर टैक्सी लेना होगा। तो इवन 100 यूरोज आपके हफ्ते में जाते हैं, और ये खर्चा इसलिए लिया गया है कि जो लोग वहां रहते हैं वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई अब आ ही गए हैं तो जिंदगी थोड़ा तो जिएंगे, कहीं तो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत जो खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से 100 यूरो मतलब 9,000 10,000 रुपए के आसपास मान लो। चलो ठीक है ये भी मान लिया, 10,000 रुपए आपका ट्रैवल, तो अभी 50,000 वहां जोड़ा था, 50,000 के बाद 10,000 60,000। ठीक है। अब फूड एंड ड्रिंक, अब आता है खाओगे पियोगे कुछ तो मतलब निवाला चाहिए ना, तो इसका खर्चा करीबन 150 से 200 यूरो है। अब 150 से 200 यूरो का मतलब होता है करीबन 150 का मतलब 9,000 नहीं, सॉरी बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, ये आप करीबन मान लीजिए 13,500 14,000 रुपए, मतलब मोटा मोटी चलो मैं मान लेता हूं 15,000 रुपए। तो ये 50 10 60 जोड़ा था, 15,000 और जोड़ा 75,000। 75,000 रुपए में आपको रहना, खाना, पीना और ट्रैवल, मतलब मिनिमम ट्रैवल, बहुत ज्यादा एकदम एक्सटेंसिव ट्रैवल नहीं कर पाओगे। ये 4 चीजें जो इंसान की बेसिक नेसेसिटी है, जिसमें तुम वहां 4 साल पूरा रह सकते हो, तो इस 4 साल पूरा रहने के लिए भी आपको मिनिमम 75,000 रुपए महीना चाहिए।
थोड़ा बहुत कुछ इमरजेंसी के लिए अपने हाथ में रखोगे तो थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए जो हाथ में रखा तो उसके लिए कुछ 10-20-25 हज़ार रुपये और मान लो, तो मोटा मोटी राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं कि भैया ₹1,00,000 महीने का चाहिए। तो एक्चुअली में रियलिटी ये है कि भैया स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाया है नो एजुकेशन फीस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा था ये आधा सत्य है। नो एजुकेशन फीस तो आपको बिल्कुल सही बात है, पर इसके साथ साथ जो खर्चे लाएंगे वो, चूंकि जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोप अपने आप में महंगा है, तो यूरोप अपने आप में महंगा है तो जर्मनी भी सस्ता नहीं होगा। सस्ता नहीं होगा तो सोचो तुम बेसिक चीजें करने के लिए भी आपको 75,000 रुपए पर मंथ तो चाहिए बेसिक चीजें करने के लिए ना। मूविंग फॉरवर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस वहां पे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब मैंडेटरी है भाई, कोई भी इंसान बिना हेल्थ इंश्योरेंस के नहीं रह सकता, क्योंकि आपको बता दूं जर्मनी में एजुकेशन एंड मेडिसिन ये दोनों फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। मतलब वहां पे आपको पढ़ाने का पैसा नहीं लिया जाएगा, मतलब इनफैक्ट 12वीं से नीचे तो किसी को नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा, आपके हेल्थ केयर का कोई पैसा नहीं लगता, तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए मैंडेटरी है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको $100-120 के आसपास देना पड़ता है, मोटा मोटी आप मान सकते हो 10 से 12 हज़ार रुपए। तो 10,000 रुपए आपने ये और जोड़ लेने हैं, तो मतलब 10,000 रुपए तो चलो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने ऐसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लिया था, मतलब भाई 9 लाख रुपए का खर्चा हो रहा था, हमने 12 लाख माना, तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद गोइंग आउट, तो ये कभी कभार अगर दोस्तों के साथ पार्टी उटी कर लिया, अब भाई सबके सामने ऐसे हाथ बांध के थोड़ी खड़े रहोगे, कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत खर्चा और चलो मैं उसको भी मान लेता हूँ 9 से 12 लाख में। अब अदर्स थोड़ा मिसलेनियस खर्चा मान लिया, तो टोटल जो खर्चा आ रहा है वो जैसे मैंने बताया कि करीबन 75,000 से 1 लाख रुपए आपको लग जाएंगे। तो अगर आप साल का खर्चा लें तो 9 से 12 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा है बेटा। अब ये सस्ता है या महंगा, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये पर्सनल चॉइस है और ये पर्सनल कैपेसिटी है। भाई किसी के लिए 9 से 12 लाख रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, ₹1,00,000 महीना उसके माता पिता उस बच्चे के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस बच्चे को जाना चाहिए और बेझिझक जाना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिया में इतने पैसे में पूरी की पूरी डिग्री हो जाती है। जैसे अगर IITs NITs की बात की जाए तो 8 लाख 10 लाख रुपए मैक्सिमम, उसमें 4 साल की डिग्री हो जाती है। यहां तो इतने में सिर्फ रहना खाना है, चलो डिग्री फ्री है मान लेते हैं, तो चलो मैं मान लेता हूं कि 1 साल का इतना खर्चा है, इसको इंटू 4 कर दो, तो इंटू 4 कर दो मतलब आराम से समझ के 40 से 50 लाख रुपए तो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो अब इतना पैसा आपके पास होना आवश्यक है। चलिए अब और इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब स्कॉलरशिप्स वहां पे मिलते हैं अनडाउटेडली, इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। जैसे हेनरिक बॉल्स स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, करीबन €1,000 का पर मंथ का स्कॉलरशिप दिया जाता है, प्लस वेरियस इंडिविजुअल अलाउंसेस। तो अगर €1,000 मिल रहा है मतलब आप मोटा मोटी ₹1,00,000 महीने का आप मान सकते हो। तो अगर ये आपको मिल गया तब तो बल्ले बल्ले है आपकी, तब तो भैया आपकी पढ़ाई फ्री है। और मिलता भी है, ऐसा नहीं है क्योंकि भाई ये बनाया ही गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता भी है। अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे पता चलेगा। नाउ लॉट मोर स्कॉलरशिप्स, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स और भी हैं, आपको वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंट्री इस बात पे, जैसे जर्मनी ये जो कंट्री है इस बात पे ज्यादा ध्यान देती है कि बच्चा अच्छे से पढ़ ले और आराम से पढ़ ले, अगर पैसा नहीं है तो भी पढ़ ले, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, जॉब्स इन जर्मनी, वहां वो क्या हालचाल है, तो आपको बता दूं इंटरनेशनल स्टूडेंट को वर्क पार्ट टाइम कर सकते हो, जब तुम कॉलेज कर रहे हो तो पार्ट टाइम काम कर सकते हो। 20 आवर्स पर वीक, 20 आवर्स पर वीक मतलब हर रोज 4 घंटे, 6 मतलब 5 दिनों का हफ्ता माना जाता है, सैटरडे संडे ऑफ मानते हैं वहां पे। तो अगर 5 दिन काम करते हो तो हर रोज 4 घंटे काम कर सकते हो, ठीक है, ड्यूरिंग द सेमेस्टर एंड फुल टाइम ड्यूरिंग द ब्रेक्स। तो अगर ब्रेक आपका सेमेस्टर ब्रेक हुआ है तो फुल टाइम कर लो, या फिर नौकरी लगने के बाद भी फुल टाइम करना पड़ेगा, तो 40 आवर्स पर वीक मतलब 5 दिन इंटू 8 घंटे वो कर सकते हो। इसके लिए आपको बजाबते पैसे मिलते हैं। और आपको वैसे बता दूं इतने ही अलाउड भी हैं। तो कोई बच्चा सोच ले कि अच्छा ठीक है मैं ड्यूरिंग स्टडी भी हर रोज फुल टाइम जॉब कर लूंगा, तो अलाउड नहीं है, ये रूल के खिलाफ है, तो वहां पे नहीं अलाउ करेगा कोई, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वहां पर जॉब्स का जो सिनेरियो है, तो ये एक मैंने रिपोर्ट निकाला है ऑनलाइन। इस रिपोर्ट में कहता है मिनिमम वेजेस जर्मनी, जैसे इंडिया में भी मिनिमम वेजेस है, मिनिमम वेजेस मतलब जो मजदूर वगैरह काम करते हैं उनके लिए एक मिनिमम वेजेस तय किया गया कि इससे कम पैसा उनको नहीं दिया जा सकता। तो वो है इंडिया में 300-350 रुपए पर डे। ये वहां पर जर्मनी में क्या है, मिनिमम वेजेस करीबन 12-12.5 यूरो पर आवर है। कितना, 12-12.5 यूरो पर आवर। अभी अगर इसको ध्यान दें, एक बंदा हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, तो 12 इंटू 40, 12.5 इंटू 40 करेंगे तो दैट कम्स टू रफली 500 यूरो पर वीक, 500 पर वीक। और अगर इसको मंथ से कर दें तो इंटू 4 करना होगा, मतलब 2000 यूरो पर वीक। इसका मतलब ये हुआ कि पर वीक बोल रहा हूं, पर मंथ
इसका मतलब ये हुआ कि आप एक महीने में कम से कम, मिनिमम वेजेस तो जाहिर सी बात है आम इंसान के लिए नहीं लागू होगा, जो बहुत ही लो लेवल काम करता है, मजदूर उजदूर टाइप के लोग हैं, उन लोगों के लिए अप्लाई होगा। तो अगर आप एकदम मिनिमम भी कोई कमाता है तो दैट अर्निंग कम्स टू क्लोज टू 2000 यूरोज, विच मींस 2 लाख रुपीस पर मंथ। ये मिनिमम वेजेस है। आई एम अज्यूमिंग कि भैया इंडिया में जैसे मजदूर है तो वहां पे भी सबसे लोअर लेवल के वो लोग होंगे। आप चूंकि पढ़ लिख के वहां से निकले तो आप मिनिमम वेजेस से तो बहुत ऊपर कमाएंगे, पर बहुत ऊपर भी मैं नहीं मानता, मैं डबल मानता हूं। अगर आप डबल भी कमा रहे हो तो यू आर अर्निंग क्लोज टू 4 लाख रुपीस पर मंथ। अब अभी हमने देखा था कि अगर आपको मिनिमम चाहिए तो कितना, 75,000 से 1 लाख। आप, मैं मानता हूं जब जॉब करोगे तो अच्छे से रहोगे, अच्छे से खाओगे पियोगे, दोस्तों के साथ घूमोगे, तो जो 1 लाख रुपीस था उसको डबल कर लेते हैं, 2 लाख रुपीस कर लेते हैं। 2 लाख के बाद भी आपके पास 2 लाख रुपीस पर मंथ सेव कर सकते हैं। तो ओवरऑल वैसे देखा जाए तो जर्मनी जॉब मार्केट इज नॉट बैड, इनफैक्ट इट्स प्रिटी गुड। तो लोग वहां पर जा भी रहे हैं और जॉब्स मिल भी रहे हैं। और इनफैक्ट इसमें एक और अच्छी चीज बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। तो पहला तो ये हो गया कि भैया वहां पे ठीक है, जॉब वॉब का स्थिति उतना खराब नहीं है। अभी और बढ़ते हैं, स्टे बैक पीरियड वहां पे 1.5 साल है। स्टे बैक पीरियड का मतलब क्या? तो अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं तो पढ़ाई करने के बाद वो कंट्री आपको एक टाइम अलाउ करती है कि इतने टाइम तक आप मेरे देश में रुक सकते हैं नौकरी खोजने के लिए। इतने समय के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आपको मेरे देश को छोड़ के जाना पड़ेगा और आपको अपने देश वापस होना पड़ेगा। तो ये, इसको कहते हैं स्टे बैक पीरियड। जनरली सारे कंट्रीज में स्टे बैक पीरियड 1 साल का होता है। जर्मनी में ये स्टे बैक पीरियड 1.5 साल का है कि भैया अगर आप 1.5 साल तक हमारे यहाँ रुक सकते हैं, नौकरी खोज सकते हैं। 1.5 साल के अंदर अंदर भी नौकरी ना मिली तो फिर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जनरली लोगों को 1.5 साल के मतलब बहुत ही जल्दी 2-4-6 महीने के अंदर नौकरी मिल जाती है। अदरवाइज नहीं मिल रही है या फिर उनको लेने का मन नहीं है तो फिर वो लोग हायर डिग्री, मास्टर्स डिग्री वगैरह के लिए अप्लाई कर लेते हैं, अगर उनको वहां रुकना ही है तो। ठीक है, तो 1.5 साल स्टे बैक पीरियड है, ये भी अच्छी चीज है। नाउ एंट्रेंस एग्जाम्स टू क्वालिफाई, तो क्या क्या देना पड़ेगा? तो यूनिवर्सिटीज ऑप्ट टू यूज लैंग्वेज टेस्ट बेस्ड ऑन देयर यूनिक यूनिवर्सिटी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे ये चीज एक थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में एक जो बड़ी दिक्कत है, ये बड़ी दिक्कत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई सब कुछ तो अच्छा है, पैसा लेंगे नहीं, कम पैसे में हो जाएगा। एक थोड़ी दिक्कत ये है कि महंगा है बाहर के देश दुनिया के मुकाबले, लेकिन चूंकि एजुकेशन में के लिए पैसा नहीं ले रहे तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये शुरू होती है, इनके यहाँ जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं 90% ऑफ देम ऑप्ट टू टीच एंड डिलीवर क्लासेस इन जर्मन ओनली। तो यहां पर मेजॉरिटी कॉलेजेस सिर्फ जर्मन में पढ़ाती है। तो जब आप यहां पे जा रहे होंगे तो यूनिवर्सिटीज का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि इस बच्चे को जर्मन आनी चाहिए, वो भी अच्छे से माइंडेड, हाँ अच्छे से। तो जब आपको जर्मनी आनी पड़ेगी वो भी अच्छे से, इसका मतलब आपको भैया जर्मन के टेस्ट पास करने होंगे। और इनके भाई अंग्रेजी से अगर हिंदी में बोल दिया जाए तब तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब सोच के देखो, तुमको जर्मन का टेस्ट पास करना है तो वो आसान तो नहीं होगा। हाँ, अगर तुम कर लो तो अनडाउटेडली बहुत अच्छी बात है, बट करना शायद आसान नहीं होगा। मैंने भी कभी दिया नहीं, पता नहीं मेरे को। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी यू पिक इन जर्मनी, जर्मन यूनिवर्सिटीज रिक्वायर ईदर सर्टिफिकेट फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस टेस्ट और एन इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला अगर मान जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज नहीं मानते। तो जो नहीं मानते हैं फिर तो वहां कुछ कर नहीं पाओगे, तुमको जर्मन देखना या सीखना पड़ेगा। अदरवाइज अंग्रेजी वाले मान गए तो IELTS टोफल दे दो, उससे हो जाएगा। अब जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट डैफ कहलाता है। अब इसका जो भी जर्मन प्रोनाउंसिएशन है दैट आई डू नॉट नो, बट टेस्ट डैफ आपको देना पड़ेगा। एंड इंग्लिश के लिए अगर माना जाता है तो इंग्लिश के लिए तो टोफल IELTS चलता है, ये तो पूरे विश्व में यही सेम टेस्ट चलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने जो भी यूनिवर्सिटी चुनी है वो आपको अलाउ कर रहे हैं तो आप इंग्लिश का दे दीजिए एंड दैट्स ग्रेट, बल्ले बल्ले। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डज JEE स्कोर मैटर्स? अब अगर मान लो तुमने यहाँ पे JEE में अच्छा किया है तो क्या उससे कुछ फायदा होगा वहां पे? तो आपको बता दूं, वहां पे JEE एडवांस्ड के स्कोर पे, एडवांस्ड मींस नहीं, एडवांस के स्कोर पे बच्चा अप्लाई करता है और वहां पे कंसिडर किया जाता है एडवांस के स्कोर को फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो JEE एडवांस का अगर आपका स्कोर आया है, ठीक ठाक भी है, जैसा भी है, तो वो कंसिडर किया जाएगा। Now moving forward, however, to get admission in German public university, candidate must hold a certificate of B2 level of German proficiency. B2 level मतलब ये थोड़ा सा सेकंड लेवल ऑफ जर्मन है, जो कि अच्छा लेवल माना जाता है, और इतना आपको जर्मन आना चाहिए। अभी कितने टाइम में तुम सीख पाओगे ये पता नहीं। तो ये पहला थोड़ा दिक्कत था। दूसरा जो है वो है एक और दिक्कत, थोड़ा बता देता हूँ। वैसे इसका भी सोल्यूशन है, जैसे इसका सोल्यूशन है तुम पढ़कर थोड़ा सीख जाओ, फिर वहाँ B2 निकाल लो, कोचिंग वोचिंग होती है इसकी। दूसरा दिक्कत क्या है कि जर्मनी में जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा फर्स्ट क्लास से शुरुआत करता है और 12वीं क्लास तक पढ़ता है, 12वीं के बाद उसको हम लोग ग्रेजुएशन करवाते हैं।
ऐसा ही है। जर्मन में यह सिस्टम 12 साल का नहीं बल्कि 13 साल का होता है। 13 years of education is mandatory before a student enters into a university level. तो 13 years of schooling इनके यहां जरूरी होती है। अब तुम 12 साल पढ़कर आए हो, हाँ यहां पे बच्चा ये सोचता है सर हमने ड्रॉप लिया था, तो हम ड्रॉप लिए थे तो हम ड्रॉप के हिसाब से 13 साल वाले हो गए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 13 साल ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन दिखानी पड़ेगी, आप 12 साल का ही दिखा सकते हैं। तो यहां 12 साल के बाद एक साल क्या करना पड़ता है, तो एक साल इन स्टूडेंट्स हैव टू अंडरगो अ फाउंडेशन कोर्स कॉल्ड स्टूडेंट को जो भी था। अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं भैया, मैं जर्मन नहीं जानता, मैं बस आपके लिए इंफॉर्मेशन लाया हूं। तो आपको ये फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि मान लो डिप्लोमा टाइप का कुछ ऐसा हो गया, वो एक साल का कोर्स करना पड़ेगा, तब आप 13 साल ऑफ एजुकेशन कहलाएगा आपका, और उस एक साल के कोर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे जर्मन यूनिवर्सिटीज में। अब ये कोर्स आप इंडिया से मतलब अब आप जर्मनी से करें इंडिया से करें जैसा भी देख लीजिएगा, मतलब वो आपको गाइडेंस जो भी मतलब तुम जा रहे हो ना, जब जाओगे तो गाइडेंस वगैरह लेना ही पड़ेगा, अपने आप से सारे प्रोसेसेस तो होते नहीं है। तो जब तुम गाइडेंस लोगे तो तुमको जो तुम्हारे गाइडेंस पार्टनर हैं, जो मेंटोर है, दे विल हेल्प यू आउट। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, तो भैया यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत सारे चाहिए। पासपोर्ट सबसे पहला मैंडेटरी है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स 12वीं का 10वीं का भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अब ध्यान से दीजिए, ये वाली चीज में मैं स्टार लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं बताऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्कोर्स ऑफ द जर्मन इंग्लिश टेस्ट, वो तो आप देंगे। देन स्कोर कार्ड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि आपने जेई वगैरह कुछ दिया है तो, या फिर आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहां का एंट्रेंस टेस्ट है तो। करिकुलम रिज्यूम, ये आपका एक रिज्यूम बनेगा, जैसे जॉब के लिए रिज्यूम बनाते हैं वैसे ही आपको अपना रिज्यूम बनाना होगा। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बताऊंगा अभी इसके बारे में क्या है। एंड फिर स्टूडेंट वीजा, तो स्टूडेंट वीजा तो मिल जाएगा, जब इतनी सारी चीजें हो गई हैं तो फिर स्टूडेंट वीजा में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पे ये जो 4 चीजें हैं इसमें बहुत ध्यान देना होता है। पहला, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है आप यहां पे जो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके स्कूल कॉलेज जान पहचान के लोग जो एक्चुअली में कोई इंपॉर्टेंट रोल होल्ड करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपके पिताजी वो कोई रोल होल्ड नहीं कर रहे, वो आपके फादर हैं, पर मान लीजिए अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दिया, दैट विल काउंट एज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ये होता है कि लिखा जाता है कि भैया आई एम सच एंड सच, मैं इस बच्चे को जानता हूं, दिस बच्चा इज वेरी गुड एंड ऑफ गुड कैरेक्टर, ही हैज डन सच एंड सच थिंग एंड हेंस आई डू थिंक दैट दिस जर्मन यूनिवर्सिटी विल बी गुड फॉर दिस स्टूडेंट एंड विल बी एडिंग वैल्यू, कुछ इस टाइप का। तो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2-3-4 लोगों से लिखवाना पड़ता है, जितनी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की। तो ये चीज पहली है जहां पे बच्चा थोड़ा फंसता है, बिकॉज इंडिया में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का क्या मतलब होता है, ये आपसे एक्चुअली में, और ये इंटरनेशनल हर यूनिवर्सिटी कॉलेज का थोड़ा सा रूल भी है, ये एक्चुअली में आपसे एक ऐसे लिखवाते हैं जिस ऐसे का टाइटल ही ये होता है कि आप क्यों आना चाहते हैं मेरे देश, और आप क्यों आना चाहते हैं मेरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और आप अगर आएंगे तो इससे क्या वैल्यू ऐड होगा, मैं आपको क्यों बुलाऊं या अलाउ करूं, और मैं किसी और को क्यों ना बुलाऊं। तो ये बेसिकली आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, और शब्दों में बोल के नहीं, शब्दों में लिखकर अच्छे से जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्पस क्या है आपका जर्मनी जाने का, सिर्फ पढ़ लेना फिर जॉब ले लेंगे वहां पे और हम रह जाएंगे सेटल हो जाएंगे, ये सब शब्द नहीं काम आते हैं। अब यहां पर हर बच्चे को एक प्रोफेशनल इंसान की आवश्यकता पड़ती है, बिकॉज एसओपी पे ही मेजॉरिटी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होते हैं। एसओपी, अगर एसओपी समझ नहीं आया दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। तो हेंस एसओपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन फाइनली करिकुलम रिज्यूम, ये भी आपका कोई प्रोफेशनल इंसान बनाए तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज तभी चीजें सेलेक्ट होती है, नहीं तो जनरली फिर वो कचड़े के डब्बे में डाल देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक साल में करीबन 9 से 12 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आएगा। अब वो एक साल में 9 से 12 लाख रुपए का खर्चा आएगा तो आपके पास उतने पैसे होने भी चाहिए। मान लीजिए आपने बोला हाँ है, और उसके बाद वहां गया, उसके बाद तुम पड़े हुए हो रोड पे। क्यों भाई रोड पे पड़े हुए भाई, पैसा ही नहीं है रहने का, खाने का पैसा नहीं है। तो अब ये उस सरकार के लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास पैसा जब खाने का और रहने का नहीं है तो तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि तुम वापस अपने देश वापस लौट सको। तो अब ये सारा खर्चा किसको उठाना पड़ेगा, जर्मनी की सरकार को। वो तुमको खाना देगी, पानी देगी, फिर 2-4 दिन में तुम्हारा टिकट अरेंज कराएगी, तुमको वापस इंडिया भेजेगी। तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया हमको ना आपका एक बैंक अकाउंट देखना है
जिसमें मिनिमम 11 लाख या कुछ ऐसा अमाउंट है, मेरे को ठीक से एग्जैक्ट नहीं पता, बट उतना अमाउंट आपके अकाउंट में दिखना आवश्यक है, और वो उतने अमाउंट का वो ब्लॉक होना चाहिए आपके अकाउंट में कि भैया इतना पैसा है इनके पास, तब हम अलाउ करेंगे आपको। तो वो उतना पैसा आपके अकाउंट में होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, समझ गए ना। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, एक एपीएस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो ये सब डिटेल आपको, मतलब एपीएस चेक्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ एजुकेशनल बायोग्राफीज। मतलब होता क्या है कि जब आप जा रहे हैं, तो अब आप मान लीजिए आपने उनको दिखाया कि हम 10वीं पास हैं, हम 12वीं पास हैं। अब ये भी तो हो सकता है तुमने डॉक्यूमेंट फर्जी बनवा लिया हो, तुम्हारे पापा विधायक हैं, से फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं हमारे चाचा विधायक हैं, तो अब तुम्हारे पिताजी थोड़े रसूख वाले आदमी हैं, विधायक हैं, कुछ ऐसा है, तुमने बनवा लिया फर्जी डॉक्यूमेंट। अब ये फर्जी डॉक्यूमेंट तो बेचारा उन लोगों को पता ही नहीं होगा। तो एक एपीएस सर्टिफिकेट होता है। ये एपीएस बेसिकली एक मतलब एपीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चेक करती है आपके हर एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के पूरे उसके ऑथेंटिसिटी को। और जनरली सीबीएसई, आईसीएसई जो स्टेट नेशनल बोर्ड होते हैं, उनका तो सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल भी है। तो वो उसको चेक करते हैं, और अगर सब कुछ सही पाया गया तो वो एक वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं आपको कि हाँ भैया आपका सारा का सारा जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, सब सही है, एंड हेंस यू मे प्रोसीड। तो ये एपीएस सर्टिफिकेट जरूरी पड़ता है वहां पे।